हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कार्बन रजिस्टर के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले लास्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी रजिस्टेंस के बारे में। रजिस्टेंस होते क्या हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं और उनका हम यूज़ क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो वो सब मैं डिस्कस पहले ही कर चुका हूँ, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको वीडियो को देख लें। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन रजिस्टर के बारे में और उनकी कोडिंग के बारे में, क्यों हमें कार्बन रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे अब हमने पढ़ा है कि जैसे ही हम कोई वायर कहीं भी सर्किट में लगाते हैं तो ऑलरेडी उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो फिर हमें अलग से कार्बन रजिस्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये एक माइंड में ज़रूर आने वाली बात है कि हम कार्बन रजिस्टर का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो आज की दुनिया में अगर हम देखें तो बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जो बहुत ही छोटी बनती जा रही हैं। ठीक है, लगातार हम डिवाइसेस को क्या कर रहे हैं, छोटे से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब उतने स्मॉलेस्ट फॉर्म में अगर हम वायर को लगाएंगे, बड़े बड़े मोटे वायर को लगाएंगे, तो उन वायर्स के कारण हमारा रेजिस्टेंस तो क्रिएट होगा, बट उसकी कॉस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो हैवी भी हो जाएगा। ठीक है, तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए और वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर लेकर आते हैं। ठीक है, जैसे कि मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इसमें हमें रजिस्टर जब लगाना होता है और कॉस्ट को भी कम करना होता है तो हमें एक ऐसा, हमने बहुत सारे मटेरियल 1 बाय 1 करके ढूंढे और हमें एक सबसे जो कहते हैं सस्ता मटेरियल जो मिला, जैसे कि हम कहते हैं कोयला। ठीक है, वो क्या होता है, हमारे पास बहुत ही सस्ता मटेरियल होता है और उसी से हमें मिलता है कार्बन। ठीक है, हम उसका पाउडर फॉर्म करके उससे छोटे छोटे रजिस्टर बनाते हैं, जैसे कि एक मैच स्टिक होती है उतने बड़े, यानी मैच स्टिक के साइज़ की, थिकनेस मैच स्टिक साइज़ की, और लगभग लेंथ जो होती है वो लगभग 1 सेंटीमीटर के करीब होती है इसकी। ठीक है, तो इस तरह से हम उसके छोटे छोटे रजिस्टर बनाते हैं। ठीक है, कार्बन रजिस्टर के, जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब ये जो रजिस्टर होते हैं बहुत ज़्यादा कम कहते हैं प्रतिरोध वाले होते हैं। अब इनको पहचानने के लिए अब इसमें जो मेन मैटर करता है कि इनमें कितने ओम के रेजिस्टेंस लगे होंगे और इसको हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं और उनको हम पता कैसे करेंगे। तो उनको पता करने के लिए हमने क्या किया, छोटी छोटी इसमें डिस्क लगा दी या छोटे छोटे कलर्स कर दिए। ठीक है, डिस्क कलर कर दिए कि देखिए जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है आपको कि हर तरह के रजिस्टर लगे हुए, लेकिन सबके कलर्स जो हैं वो कुछ अलग अलग हैं। किसी पे रेड है, किसी पे ग्रीन है, किसी पे ऑरेंज है, ब्लू, बहुत सारे कलर्स इसमें लगाए गए हैं। ठीक है, तो उन कलर वाइज हमने उनकी कोडिंग कर दी, जिसे हम कहते हैं कलर फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कार्बन रेजिस्टेंस के जितने भी कलर कोड्स हैं उनको हम, और इसी के बेस पे हम उनकी कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो पहले के जो भी मतलब जो रजिस्टर इनको बनाते थे, जो वो उनको नॉलेज, इतनी रिटन वर्क तो मतलब कहते हैं कि उनको इतनी नॉलेज तो थी नहीं कि उसको वो ओम में लिखे, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन पे पट्टियाँ चढ़ाई, ग्रीन कलर की पट्टी पे इतने ओम का है, यानी उसको कोडिंग कर दी 1 2 3 4, इस तरह से उन्होंने कलर्स के कोड दे दिए और हमने उनको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आइए देखते हैं कि इनकी कलर कोडिंग हम किस तरह से लिखते हैं। तो इतने कलर्स हम यूज़ करते हैं, जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, लास्ट में जो 3 कलर हैं, वाइट, गोल्ड और सिल्वर, ये जो 3 कलर हैं वाइट, गोल्ड और सिल्वर, इनको हम बेसिकली यूज़ करते हैं टॉलरेंस के टर्म में। ठीक है, कि इनकी टॉलरेंस कितनी है। ठीक है, टॉलरेंस के टर्म में इन कलर्स को हम बेसिकली ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी रजिस्टर को बनाते हैं तो रजिस्टर्स में हम क्या करते हैं, 3 बैंड बना देते हैं या 3 डिस्क या छोटे छोटे रिंग्स डाल देते हैं अलग अलग कलर्स की। ठीक है, कि अगर मान लीजिए ब्राउन कलर की है तो इसमें स्टार्टिंग जो मतलब 3 डिस्क डाली तो उसे हमने क्या किया, बैंड कहा। पहला बैंड हमारे ये फर्स्ट लाइन को शो करेगा, फर्स्ट कॉलम को, सेकंड बैंड सेकंड कॉलम को, थर्ड बैंड इस तरह से हमारे कॉलम्स को शो करेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, थर्ड बैंड में हमें मल्टीप्लायर करना है, जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो 10 टू द पावर 1, यहाँ पे 100 है मतलब 10 टू द पावर 2, 1 किलो ओम लिखा मतलब 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो जैसे अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अब हमें सॉल्व कैसे करना होता है, तो इसमें एक चीज़ और है कि हम किसी चीज़ की टॉलरेंस कैसे जानते हैं। तो जैसे कि अब अगर आप कहीं पे कुछ
गोल्ड वगैरह ही लेने जाते हैं या ज्वेलरी ही लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। तो और सिल्वर की ज्वेलरी उससे कम, और अगर हम कहें आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है वो बिल्कुल ही बेकार होती है, ठीक है। तो जब हमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी का एक रेडियो ख़रीदना होता है तो हम उसमें कौन सा रजिस्टर लगाते हैं, जिसमें गोल्ड की टॉलरेंस जैसी, मतलब बहुत अच्छी टॉलरेंस हो, यानी ±5% के करीब, ठीक है। तो हम अपने मैकेनिक से बोलते हैं कि हमें अच्छे टॉलरेंस वाला रजिस्टर चाहिए, तो वो क्या करता है, एक गोल्ड की डिस्क लगा देता है, वहाँ पे बताता है कि ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का रजिस्टर है। बस उसकी कॉस्ट थोड़ी सी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब हमें रेडियो मतलब चाहिए तो, लेकिन उसकी मतलब वो कम पैसे में जब चाहिए होता है तो वहाँ पे दुकानदार क्या करता है, जब वो ख़रीदने जाता है रेडियो तो वो रजिस्टर जो मैकेनिक जब बनाता है तो वो जब रजिस्टर लेकर आता है तो वो क्या करता है, उसके छोटे मतलब ऐसे कम क्वालिटी का रजिस्टर, मतलब कहता है कि हमें सस्ता रजिस्टर चाहिए, तो सस्ते रजिस्टर में उसकी क्वालिटी जो है थोड़ी सी वीक हो जाती है, और उस केस में हम वहाँ पे वो क्या करता है, उस सिल्वर के रजिस्टर का यूज़ कर, सिल्वर डिस्क का यूज़ कर लेता है। मतलब अब उसकी टॉलरेंस कितनी हो गई, ±10%, यानी 10% जो रजिस्टर है वो ऊपर नीचे हो सकता है जितना हमें रजिस्टर चाहिए, ठीक है। और जब हम वाइट रजिस्टर और भी सस्ते में यूज़ करते हैं तो और भी सस्ते में हमें वो बना के वाइट रजिस्टर दे देता है, और क्या देता है कि इसमें मतलब पहले वो गोल्ड की डिस्क लगा देगा, सिल्वर की डिस्क लगा देगा, और फिर कोई डिस्क नहीं लगाएगा, मतलब वाइट मतलब नो कलर एक तरह से। जब कोई डिस्क नहीं लगाएगा मतलब उसमें टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट हम 20% कहते हैं कि वो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो इतना बहुत ज़्यादा ख़राब माना था, वो बोल भी देता है कि ये बिल्कुल ही ख़राब है, बस हाँ चलेगा, आपका ख़राब हो सकता है कभी भी, ठीक है। तो वो सस्ते वाले जितने भी रेडियो हो गए, मोबाइल्स हो गए, उनमें यूज़ होता है, ठीक है। तो इन तरह से हम इसकी कलर बाइंडिंग यूज़ करते हैं, ठीक। आइए देखते हैं कि हम इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं कलर कोड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक हमारे पास कार्बन रजिस्टर है और उसमें हमारे पास कुछ कलर कोड्स हैं, ठीक है। कलर कोड कौन से हैं हमारे पास, जैसे कि ग्रीन, रेड, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। ग्रीन, रेड, गोल्ड एंड सिल्वर, ये हमारे पास कलर हैं, ठीक है। तो अब हम इनको देखते हैं। तो फर्स्ट 2 कलर्स जो है हमारे पास क्या दिखाएगा कि नंबर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट 2 कलर्स हम फर्स्ट बैंड में देखेंगे। तो फर्स्ट बैंड में हमारे पास ग्रीन कलर के लिए बैंड कौन सा है हमारे पास, रंग जो ग्रीन कलर को हम देखेंगे तो ग्रीन कलर हमारे पास कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है, ठीक है। तो इसका हमने 5 लिख लिया। फिर इसके बाद हमारे पास क्या था, रेड था, तो रेड हमारे कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो इसको हमने 2 लिख लिया। इनटू अब हम करते हैं, तो ग्रीन रेड के बाद हमारे पास क्या था, गोल्ड था, तो गोल्ड हमारे पास कितने नंबर पे है, गोल्ड में देखिए 3rd बैंड में है, और ये इसमें हमारे पास नंबर क्या है हमारे पास 0.1 ओम, तो 52 × 0.1। अब इसमें उसके बाद फिर से जो अगला कॉलम था सिल्वर था, गोल्ड के बाद फिर क्या था सिल्वर, और सिल्वर में टॉलरेंस कितनी है, ±10%, तो 52 × 0.1 ±10%, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5.2 ओम ±10%, ये इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सभी लोग इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन है हमारे पास ब्राउन, रेड, ऑरेंज एंड सिल्वर, या सिल्वर को हटा के हम कर दे रहे हैं गोल्ड, ठीक है। ये कलर हम ले रहे हैं। तो ब्राउन की बात करें तो ब्राउन किस नंबर पे है, तो ब्राउन को अगर हम देखें तो पहले नंबर पे फर्स्ट बैंड में, तो फर्स्ट बैंड यानी इसका नंबर हम 1 उतार दे रहे हैं। रेड की बात करें तो रेड सेकंड बैंड में दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे 2 उतार दिया। फिर अब हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे, क्योंकि 3rd बैंड के साथ हमारे पास एक पट्टी और जुड़ी हुई है जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर, ठीक है। तो अब 3rd बैंड में हमारे पास क्या है, ऑरेंज, ठीक है। 3rd नंबर में जो है हमारे पास क्या है, ऑरेंज है। तीसरे नंबर पे तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10⁻3, ठीक है। अब फिर लास्ट में हमारे पास क्या है, गोल्ड, तो गोल्ड की टॉलरेंस कितनी है, ±5%, तो हम इसको लिख देंगे +5%, ठीक है। अब गोल्ड का ये 0.1 ओम नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि ये तीसरे बैंड के साथ है, मतलब 3rd नंबर में अगर कभी गोल्ड आएगा तब हमें ये 0.1 ओम लिखना है, लेकिन अगर 4th नंबर में कभी आ रहा है तो हमें क्या लिखना है, प्लस उसकी टॉलरेंस लिखनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। तो इन क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया होगा ये पोर्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधों का संयोजन। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ जो रेजिस्टेंस होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब हम एक रजिस्टर की बजाय बहुत सारे रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद उनको आपस में एक लाइन बाय लाइन यानी 1 बाय 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में जोड़ देते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट जो होगी वो इक्वल रहेगी और पोटेंशियल जो होगा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो ये हमारे पास इसका एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें R1 पे पोटेंशियल कितना है V1, R2 पे V2 और R3 पे जो पोटेंशियल है V, और बैटरी हमारे पास जो है वो Vs है। ठीक है, सप्लाई जो बैटरी है हमारे पास वो Vs है। जब हमने Vs को देखा तो Vs 3 हिस्सों में डिवाइड हो गए, V1, V2 और V3 में। मतलब जो टोटल सप्लाई बैटरी है हमारे पास V1 की अगर हम बात करें तो V1 किसके इक्वल है हमारे पास IR1 के, V2 IR2 के और V3 IR3 के। Vs क्या है सप्लाई बैटरी जो कि किसके इक्वल है V1 प्लस V2 प्लस V3 के, तीनों के इक्वल है। ठीक है, तो Vs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली थी IR1 IR2 और IR3, I कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3, और Vs की जगह जब हम IR पुट करेंगे तो I से I कैंसिल होकर हमें क्या मिल जाएगा रिजल्ट R1 प्लस R2 प्लस R3, और R क्या है यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 हो गए या 4 हो गए जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन सबकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हम श्रेणी क्रम में लेते हैं यानी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उससे क्या हो जाता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, यानी R की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज़ हो जाए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जैसे रिजल्ट जो हमें मिला कि R की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है, यानी जो तुल्य प्रतिरोध का मान है वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है वो सभी सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी अधिक होता है, जितने भी उसमें प्रति रेजिस्टेंस है उनसे भी अधिक, और जो करंट है वो इक्वल होती है। पोटेंशियल क्या होता है जो टोटल पोटेंशियल है सभी जो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल है उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन में जब हम रेजिस्टेंस को एक के ऊपर एक रखे, ठीक है, इस तरह से जोड़ते हैं कि विभवांतर का मान जो है सभी पर एक समान हो, तो इस क्रम को हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम की हम बात करें तो ये हमारे पास डायग्राम है R1, R2 और R3। अब तीनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बताया अभी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है विभव एक समान रहता है, यानी V का मान जो रहेगा R1, R2 और R3 पर वो तीनों पर सेम रहेगा। और करंट क्या है यहाँ से I करंट गई है और वो जाके R1 में I1 चली गई, R2 में I2 चली गई और R3 में I3 चली गई। तो हमने इसलिए लिख लिया V इज़ इक्वल टू I1 R1, V इज़ इक्वल टू I2 R2 और V इज़ इक्वल टू I3 R3। ठीक है, तो यहाँ से हम चाहे तो I1, I2 और I3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास V अपॉन R1, V अपॉन R2 I2 की और V अपॉन R3 I3 की। ठीक है, तब करंट जो है यहाँ पे इस डायग्राम में अगर हम देखें तो I करंट गई थी और 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। मतलब जो I है वो किसके इक्वल है I1 प्लस I2 प्लस I3 के। ठीक है, अब I1 की वैल्यू V अपॉन R1, V अपॉन R2 I2 की वैल्यू और V अपॉन R3 I3 की वैल्यू। ठीक है, V कॉमन ले लेंगे और I की जगह जब हम V अपॉन R रखेंगे तो V अपॉन R रखने से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी V अपॉन R और बराबर V ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम कह सकते हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध है यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर यानी रेसिप्रोकल के योग के बराबर है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्या होता है इक्वल रहता है। ठीक है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल इक्वल रहता है और तुल्य प्रतिरोध का मान हमारा
हम क्या कहें कि तुल्य प्रतिरोध जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, और इस प्रतिरोधों में जो सबसे कम प्रतिरोध में सबसे अधिक धारा बहती है और सबसे अधिक प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहती है। ठीक है, और संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है परिपथ में उपस्थित सबसे कम प्रतिरोध से भी कम प्रतिरोध प्राप्त होता है। यानी जितने भी रेजिस्टेंस हैं उसमें जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उससे भी कम वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की आती है हमारे पास। यानी ये जो वैल्यू है हमेशा, अगर कभी आपको मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में भी दिया जा रहा है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो कभी कभी हम केवल ऑप्शन देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो बाय चांस, लेकिन अधिकतर जो होता है मैक्सिमम केस में हम निकाल सकते हैं इस तरह से आंसर। ठीक है, बट कभी कभी अगर आपको कैलकुलेशन पता है तो तुरंत कैलकुलेट करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।